नमस्कार साथियों, आप सभी का अंकुर क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग बॉटनी की क्लासेस चल रही थी, बॉटनी में हम लोगों ने पादप हार्मोन्स पढ़ रहे थे। पादप हार्मोन्स में हमारी सिर्फ 2 क्लासें हो चुकी थी। तो आज हम आगे बात करते हैं। हमने जहाँ तक ऑक्सिन की बात कर ली थी, इसके बाद में जिबरेलिन की बात कर ली थी। आज हमारा तीसरा पॉइंट है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, इसको हम हिंदी में भी लिखेंगे साइटोकाइनिन। अब जरा बात करते हैं साइटोकाइनिन में कि जो ये हार्मोन्स है, इसमें हमने आप लोगों से बात करी थी उसमें कि जो ऑक्सिन है या जिब्रेलिन है, ये दोनों के दोनों कैसे थे? ये ग्रोथ प्रमोटर्स थे। मतलब ये क्या कर रहे थे? पेड़ पौधों को ग्रोथ दे रहे थे। और इसके बाद हम लोग ये भी एक जो तीसरा था, हमने उसमें जब लिखवाया था, हमने वो भी बोला था। तो ये तीनों के तीनों हैं जो स्टार्टिंग में पहले लिखवाया था कि तीनों के तीनों कैसे होंगे? ग्रोथ प्रमोटर्स होंगे। मतलब कि ये पेड़ पौधों को ग्रोथ ही देंगे। तो ये वाला जो भी हार्मोन्स है, ये भी कैसा होगा? ग्रोथ प्रमोटर्स। मतलब ये भी क्या करेगा? वृद्धि कराने वाला हार्मोन। वृद्धि कराने वाला, तो समझना। तो ये भी कैसा हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन है। ये भी क्या कराएगा? ग्रोथ कराएगा। इसके बाद बात करते हैं इस साइटोकाइनिन की। तो बात आती है इसकी डिस्कवरी किसने करी, इसकी खोज किसने करी थी? तो नाम आता है मिलर एंड स्पोक। ठीक है, इसकी खोज किसने करी थी? मिलर और स्कोक ने करी थी। अब जरा बात करते हैं कि ये साइटोकाइनिन का काम क्या है, ये पेड़ पौधों में कैसे काम करेगा, इस ये क्या क्या ग्रोथ कराएगा पेड़ पौधों में। तो अब जरा इसकी बात करते हैं। अच्छा, एक चीज और है। अगर हम बात करें इस साइटोकाइनिन की, अगर इस साइटोकाइनिन, अगर हम इसको एक बार नीचे लिख रहे हैं साइटोकाइनिन, तो जरा इस देखो, इस के नाम में ही देखो इसका अर्थ छिपा हुआ है या इसका काम छिपा हुआ है। इस साइटो का मतलब क्या होता है? मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया है सेल वाली क्लास में। हमने इस साइटो को क्या बोला था? सेल। और काइनिन का अर्थ होता है डिवीजन। काइनिन का अर्थ क्या होता है? डिवीजन। तो इसका अर्थ हमें ये समझ में आ गया, इस नाम से ही इसका काम पता चल गया कि जो सेल का डिवीजन कराने वाला हार्मोन है वो कौन सा है? साइटोकाइनिन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोशिका विभाजन, इस लाइन को क्या लिख सकते हो? कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। मतलब समझना, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है कौन? साइटोकाइनिन। क्योंकि इसके नाम में ही देखो, साइटो का मतलब सेल, काइन का मतलब डिवीजन। सेल का डिवीजन, जैसे हमने आप लोगों को बताया था, ये कोई कोशिका है, इस कोशिका के दो डिवीजन ऐसे बट गई, फिर इसके दो भाग हो गए। पॉइंट समझ गए? तो यही है कि इस कोशिका का विभाजन। तो अब देखो, कोशिकाओं का विभाजन हो रहा, तो इसमें कौन उत्तरदायी है, कौन हार्मोन्स उत्तरदायी है? वो हमारा कौन सा है? साइटोकाइनिन। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं, इसका अगला पॉइंट हो जाएगा कि वुंड्स हीलिंग या इंजरी बोल सकते हो, या इंजरी, मतलब जैसे जो क्षतिग्रस्त, या लिख सकते हो क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत करता है। थोड़ा समझना है इस चीज को। हमने ये पॉइंट क्या लिखा? मैंने आपको जब बताया था तो मैंने आप लोग उसका नाम लिया था, ट्रिम्यूरिन का नाम लिया था, उस हार्मोन्स का नाम लिया था। मैंने बोला था कि ये भी काम का करता है, वुंड्स और हीलिंग का काम करता है, लेकिन वो सब पौधों में नहीं उपयोग होता है। तो वो वाला जो हार्मोन्स है वो सब पे नहीं लागू होगा। वो मेरे पहली क्लास में मैंने जब आपको उसका डिवीजन बता रहे थे सेकेंडरी और प्राइमरी में,
तो सेकेंडरी हार्मोन में हमने नाम लिया था ट्रेम्यूरिन का। तो ट्रेम्यूरिन का काम है वो कुछ पौधों पर है, सब पर लागू नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था जो हमारे प्राइमरी हार्मोन्स होंगे वो सब पर सारे पेड़ पौधों के लिए समान है, लेकिन वो वाला जो सेकेंडरी हार्मोन्स थे हमारे वो सब पर नहीं है, कुछ पौधों में थे। जैसे मैंने गुलाब का एग्जांपल दिया था, वो गुलाब पे तो काम कर जा रहा है लेकिन सब पे नहीं करेगा। लेकिन अब बात ये आती है यहाँ पर साइटोकाइनिन का। तो साइटोकाइनिन का काम है कि वुंड्स हीलिंग एंड इंजरी, क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत करता है, तो कौन करेगा? साइटोकाइनिन। जैसे मान लो कोई पेड़ है, कट जाता है, इसके बाद में दूसरा पेड़ निकलता है, या कुछ ऐसी चीजें होती है जो पेड़ काट दो दोबारा होता ही नहीं, उन सब के लिए जिम्मेदार कौन होगा? साइटोकाइनिन होगा। इसमें उसका रोल नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इतना नोट करो फिर बताएं आगे। ये इसकी एक और लाइन लिख सकते हो कि रूट डेवलपमेंट में, रूट डेवलप डेवलपमेंट या जड़ों की वृद्धि का विकास, जड़ों की वृद्धि का विकास, समझना है इस चीज को। मतलब कि ये जड़ों की वृद्धि में भी विकास करता है। अब ऐसा भी नहीं है कि जड़ें नीचे की ओर जा रही बढ़ती ही चली जा रही, तो ये मेंटेन भी करता है उस चीज को। तो वुंड्स हीलिंग, ये पॉइंट समझ में, इसका मेन तो काम यही था कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को बढ़ावा देना। मैंने दूसरा पॉइंट ये भी लिखवा दिया कि वुंड्स हीलिंग एंड इंजरी, जो क्षतिग्रस्त भाग हो जाता है पेड़ पौधों का, उसकी भी मरम्मत कौन करेगा? साइटोकाइनिन करेगा। रूट डेवलपमेंट में, जड़ों के विकास में भी किसका रोल है? तो साइटोकाइनिन का रोल होता है। हमने सेल डिवीजन करके दिखा भी दिया, तो आप लोग इसको नोट कर लो। साइटोकाइनिन, ये साइटोकाइनिन यहाँ से कंप्लीट होता है, नोट करो फिर बताएं। अब जो हमारा अगला हार्मोन था वो था एथिलीन। जो हमारा अगला हार्मोन होगा वो कौन सा होगा? एथिलीन। अगला हार्मोन कौन था? एथिलीन। एथिलीन। अब बात करते हैं एथिलीन की। तो मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था कि जो हमारा एथिलीन होता है वो ग्रोथ प्रमोटर भी है। ऐसा है, ग्रोथ प्रमोटर भी है, मतलब कि वृद्धि कराने वाला हार्मोन है। तो एरो बनाया दे रहा, मतलब ये वृद्धि कराता भी है और ग्रोथ इनहिबिटर भी है। ग्रोथ इनहिबिटर भी है, मतलब कि वृद्धि को रोकने वाला भी। इसको एरो ऐसे बनाया दे रहा है, समझ में आया? मतलब कि ये ग्रोथ करवा भी सकता है और ग्रोथ को रुकवा भी सकता है। वो कौन होगा? वो हमारा होगा एथिलीन। अच्छा, एक चीज और, ये एक पॉइंट और बन के आता है कि पूछा जाता है कि पेड़ पौधों में जो एथिलीन होता है वो किस अवस्था में पाया जाता है? तो ये गैसियस हार्मोन्स है। कैसा हार्मोन है? गैसियस हार्मोन्स है, मतलब कि ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में पाया जाएगा? गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन। बात करते हैं हम लोग फिर एथिलीन की। तो एथिलीन जो है वो किस अवस्था में पाया जाएगा?
गैसीय अवस्था में पाया जाता है। गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन्स है। तो अब बात आती है कि इसके काम क्या-क्या हैं? इसका काम होता है फ्रूट राइपनिंग का। फ्रूट राइपनिंग नेचुरल तरीके से। इसको लिख सकते हो नेचुरल। फलों को क्या करेगा? नेचुरल तरीके से पकाता है। जब कोई फल अपने आप पकता है या पेड़ पौधे में लगकर ही पकता है तो उसको बोलते हैं फ्रूट राइपनिंग। उसमें किसका काम है? एथिलीन का। तो बोल सकते हो आप लोग प्राकृतिक तरीके से। प्राकृतिक तरीके से। ठीक है। तो बात ये आती है कि जो हमारे फल होते हैं पेड़ पौधों के, अगर वो प्राकृतिक रूप से पकते हैं तो उसमें किसका योगदान है? एथिलीन का काम है। फिर आती है हेल्प्स इन प्लांट रेस्पिरेशन। हेल्प हेल्प्स इन प्लांट रेस्पायरेशन। इसका मतलब यह हुआ पौधों के श्वसन में सहायक। पौधों के श्वसन में सहायक। इसका पहला काम फ्रूट राइपनिंग का। जो फल होते हैं, जो फल पेड़ में लगते हैं, उनको पकाने का काम, नेचुरल तरीके से पकाने का काम किस हार्मोन्स का है? वो हमारे एथिलीन का काम है। इसके बाद बात करते हैं हेल्प्स इन प्लांट रेस्पायरेशन। पौधों के श्वसन में भी कौन सहायक है? तब भी आप किसको टिक करोगे? एथिलीन को टिक करोगे। इसके बाद में बात आती ये है इट स्टॉप स्टेम इलोंगेशन। स्टेम इलोंगेशन इसका मतलब क्या हुआ? इट स्टॉप स्टेम इलोंगेशन। इसका मतलब हुआ, अब देखो मैंने बोला था ना कि वृद्धि कराने वाला हार्मोन है। ये तो वृद्धि हो रही है, देखो फ्रूट का नेचुरली पका रहा है, ये भी वृद्धि है। श्वसन में भी सहायता दे रहा है, तो वो भी एक वृद्धि का ही काम है। लेकिन अब बात आ रही इट स्टॉप स्टेम इलोंगेशन। इसका मतलब ये हुआ कि ये तने की वृद्धि को रोकता है। तने की वृद्धि को रोकता है। देखो समझो कैसे। एक और पॉइंट लिखवा दें। अगर इट स्टॉप स्टेम इलोंगेशन, इसको ये भी बोल सकते हो इट स्टॉप रूट इलोंगेशन। इलोंगेशन यल यहाँ पे एन लगेगा। इट स्टॉप रूट इलोंगेशन मतलब कि जड़ों की वृद्धि को रोकता है। जड़ों की वृद्धि को रोकता है। अब देखो बात को समझो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो पेड़ पौधे होते हैं, एक पेड़ पौधा एक लिमिट के बाद में रुक जाता है। ऐसा तो है नहीं कि जो पेड़ ने बढ़ना शुरू किया तो वो बढ़ते ही जा रहा, बढ़ते ही जा रहा, वो रुक ही नहीं रहा है। बहुत लंबे लंबे पेड़ हो गए, ऐसा नहीं होता। कुछ एक लिमिट के बाद में, क्या आपने घर में कोई पेड़ लगा दिया और छत फाड़ के ऊपर निकला जा रहा है? ऐसा नहीं है। उसमें कौन सा हार्मोन रोल करेगा आकर के? आपके एथिलीन क्या काम करेगी? इट स्टॉप स्टेम इलोंगेशन। एक लिमिट के बाद में ये एथिलीन हार्मोन्स है वो तने की वृद्धि को रोक देगा। इसका मतलब अब पेड़ जो है ऊपर की ओर नहीं बढ़ पाएगा। ऐसे इसी तरीके से इट स्टॉप्स रूट इलोंगेशन। इसमें भी किसका काम होगा? एथिलीन का काम होगा। ऐसा तो है नहीं कि जो जड़ है, मान लो ये एरिया है पेड़ के हिसाब से, जड़ यहीं तक होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि एक जड़ यहाँ पहुंच के 2 किलोमीटर दूर एक जड़ निकल रही है। उसका भी रोल कौन अदा करेगा? उसको रोकने का काम कौन करेगा? एथिलीन करेगा। इसीलिए मैंने पॉइंट लिखाया था कि ग्रोथ प्रोमोटर्स भी है और ग्रोथ जो है वो इनहिबिटर भी है। क्या है? वृद्धि को रोकने वाला भी हार्मोन्स है। क्यों? अब जैसे मान लो जड़ों की वृद्धि हो रही है, होती चली जा रही है, अब यहाँ से जड़ बहुत दूर, तो ऐसा है कि उसको रोकने का काम, एक जो पेड़ होता है, पेड़ का एक स्टेज होती है, उस स्टेज के बाद में वो रुकता है, थमता है। जैसे मान लो जो पेड़ है, जैसे जो बड़े पेड़ होते हैं उनकी जड़ें भी थोड़ा नीचे तक जाती है, अगर ऊपर ऊपर होंगी तो पेड़ भी गिर जाएगा। एक एक लिमिट होती है पेड़ पौधों की, उस लिमिट के बाद में वो रोकने का काम कौन करेगा? वो लिमिट लगाने का काम किसका है? तो वो किसका काम है? हमारे एथिलीन हार्मोन्स का काम है। ये जरा नोट कर लो। ये पॉइंट समझ में आया?
अब ये शायद आज ही खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद में एब्सिसिक एसिड बचा है, एब्सिसिक हार्मोन्स। इसके बाद में तो बचा नहीं है, ये हार्मोन्स वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा बॉटनी के अंतर्गत। अब जो हमारी बॉटनी क्लास होगी वो नेक्स्ट अगली होगी, और उसमें देखते हैं कौन से टॉपिक उठाते हैं। अगर आप लोग एक चीज़ और है, अगर आप लोग बायोलॉजी में अगर इस हिसाब से मतलब जिस हिसाब से अगर हम पढ़ा रहे हैं आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट कर सकते हो। इससे क्या होगा, थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। हम ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल सकते, बस ये है कि हम अपने जो पढ़ाई है या थोड़ा जो भी है हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। हाँ, हालाँकि ये है कि हम ये जितना बोल सकते हैं कि जो हमारी पढ़ाई है, जो हम लिखवा रहे हैं, ये आपके एग्ज़ाम ओरिएंट है। इसमें आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको एग्ज़ाम ओरिएंट है। आप प्रैक्टिस करने के बाद में आप बायोलॉजी का जो पोर्शन है, आप इंडिविजुअल बायोलॉजी की प्रैक्टिस करते हो, तो आपको आपके ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। आप एग्ज़ाम में भी बैठते हो, तो आप लोगों को पता चलता होगा कि इस तरीके से कौन-सा एग्ज़ाम होता है, या किस कैसे-कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोग प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो, क्योंकि जब तक जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिलते जाएँगे। ठीक है? अब हमारे पास एक लास्ट हार्मोन्स बचता है, उसका नाम क्या है? एब्सिसिक एसिड। ये नोट हो गया तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो हटा दें फिर हम। अब जो हमारे पास जो हार्मोन्स बचा है वो क्या नाम है उसका? एब्सिसिक एसिड, एबीए। एबीए क्या हो जाएगा? सिसिक। ठीक है, ये हेडिंग डाल लो, एब्सिसिक एसिड। इसके बारे में जरा पढ़ते हैं, इसका काम क्या है। तो ये तो सीधा सीधा है। इसकी अगर हम बात करें, इसकी डिस्कवरी की, इसकी खोज किसने करी थी? आप लोग बता सकते हो इसकी खोज किसने करी थी? एक नाम आता है एडिकोट का। एडिकोट एक साइंटिस्ट है, एडिकोट। क्या लिखोगे? एडिकोट। इंग्लिश में भी यही नाम है, एडिकोट। कहीं कहीं पे सी देखने को मिल जाएगा आपको, एबिकॉट। तो कोट लिखो, एडिकोट। ठीक है। इसके बाद बात ये आती है कि ये कैसा हार्मोन्स है। मैंने आपको उस समय लिखाया भी था कि ये जो कैसा हार्मोन्स है, ये ग्रोथ डीमोटिवेटर है। डीमोटिवेटर है, मतलब कि ये ग्रोथ नहीं करवाएगा, ये ग्रोथ नहीं कराएगा। इसका काम क्या है? यह ग्रोथ को नहीं करवाएगा, पेड़ पौधों में ग्रोथ नहीं करवाता है। अब ये फिर करवाएगा क्या काम? इसका काम क्या है? इसका काम है विंटर डोरमेंसी। विंटर डोरमेंसी। बोलोगे ये क्या होता है? डोरमेंसी का मतलब एक बात समझो, पहले समझाते हैं जरा। अगर मैंने ये पत्ती बना दी, ठीक है, ये पत्ती बन गई। इस पत्ती के किनारे किनारे यहाँ ऐसे ऐसे करके ये पत्ती के किनारे छिद्र बन गए। ठीक है। अब इन छिद्र का नाम क्या होता है? स्टेम्टा। क्या नाम होगा? स्टेम्टा। तो ये जो रंध्र पाए जाते हैं छोटे छोटे, वो क्या करेगा? विंटर डोरमेंसी का मतलब ये होता है, इस लाइन का मतलब ये है, जो वो पत्ती में स्टेम्टा, ये वो जो रंध्र पाए जा रहे हैं, उनको ये क्या कर देगा? बंद कर देगा। समझ में आया पॉइंट कि नहीं समझ में आया? ये जो स्टेम्टा है, ये क्या करेगा? स्टेम्टा इसको जो बोल रहे हैं, ये रंध्रों को क्या कर देगा?
बंद कर देगा। तो विंटर डोरमेंसी का मतलब ये होता है, ये हार्मोन्स क्या करेगा, ठंडे मौसम में, ठंडे मौसम में पेड़ पौधों, क्या लिखोगे, पेड़ पौधों को आराम देता है, को आराम देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आराम देने वाला जो हार्मोन्स है वो कौन सा है, तो विंटर डोरमेंसी। विंटर डोरमेंसी का हिंदी में मतलब यह है ठंडे मौसम में पेड़ पौधों को आराम देना। ठीक है, अब जरा बात करते हैं कि इसका काम क्या है। फिर हमने बोला अभी क्लोजिंग ऑफ, क्या लिखा था, स्टेमेटा। स्टेमेटा, इसका मतलब क्या हो, क्लोजिंग ऑफ स्टेमेटा, ये जो है ये पत्तियों के रंध्रों को भरेगा, बंद करेगा, पत्तियों के रंध्रों को भरेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये रंध्र भर जाते हैं, तो आपने देखा होगा जब मैंने बात करी थी ऑक्सिन की, हमने ऑक्सिन की बात करी थी, ऑक्सिन हार्मोन्स की जब बात करी थी, तो मैंने बोला था कि जो जो पत्ती होती है, पत्ती को पेड़ की टहनी से चिपकाने का काम किसका है, ऑक्सिन हार्मोन्स का काम है। लेकिन अब ये क्या करेगा, क्लोजिंग ऑफ स्टेमेटा, ये पत्तियों के रंध्रों को जब भर देगा, तो ये पेड़ से पत्ती को गिराने का काम किसका है, वो एब्सिसिक एसिड का काम है। पॉइंट समझना, मतलब कि जो पतझड़ होती है, देखा होगा अधिकतर जो विंटर के बाद में, सर्दियों के बाद में जब मौसम थोड़ा वैसा होता है, तो देखा होगा आपको पत्तियां सारी की सारी झड़ जाती हैं। तो जो पतझड़ होती है, तो उसमें एब्सिसिक एसिड का बहुत रोल है, क्योंकि मैंने बोला विंटर डोरमेंसी, इस शब्द को समझो, ठंडे मौसम में पेड़ पौधों को आराम आराम देता है, मतलब उस समय आराम देने का मतलब ये यही हुआ, वो धीरे धीरे रंध्र भर रहे हैं, स्टेमेटा उसका क्या हो रहा है, भर रहा है। भरने के बाद में क्या होगा, धीरे धीरे क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जब स्टोमेटा पूरा का पूरा भर जाएगा, उस पेड़ की सारी जो पत्तियां हैं वो एक एक करके लगातार गिरती चली जाएंगी। इसके बाद में फिर उसमें नए पत्ते आते हैं, वो एक अलग पार्ट हो गया। इसको हम समझते हैं इस हार्मोन का। तो एब्सिसिक एसिड की वजह से जो होती है वो क्या होती है, पतझड़ होती है। ये पॉइंट समझ में आया, चलो नोट करो इतना। अगला पॉइंट है, लिख लो, चलो लिखा दे इधर, बीजों को अक्रिय बनाता है, अक्रिय बनाता है। पॉइंट समझना, मतलब कि सीड्स इनएक्टिवेट, इनएक्टिवेशन लिख लो, हिंदी में क्या बोलोगे, इंग्लिश में सीड इनएक्टिवेशन, मतलब कि ये क्या करता है, बीजों के अक्रिय बनाता है, या इसको लिख सकते हो बीजों के अंकुरण को रोकता है, बीजों के अंकुरण को रोकता है। अब जरा ये पॉइंट समझ लो कैसे, देखो ऐसे समझो, हम लोग देखा होगा मंडी अंडी जाते हैं, मंडी जाते हैं, या किसान लोग होते हैं वो अपने अनाज को मंडी लेके जाते हैं, जैसे मान लो चना है, अब चना लेके हम गए, तो चना इसके का निकालने के बाद में उसको बोरी वोरी में जिस तरीके से ले ट्रक रख से लेके गए, अब मान लो ट्रक वो 2 दिन मार्केट ना पहुंच पाया, या मार्केट में भी स्टोर किया गया, उस समय ऐसा तो है नहीं कि उस चने में अंकुर निकल आए, उसमें छोटे छोटे पौधे निकल आए, ऐसा होता है, नहीं होता है। कौन रोकता है, एफसीसी। ये पॉइंट समझ में आया, हमने क्या पॉइंट बोला, एक बार फिर से बोल रहे हैं कि मतलब कि बीजों के अंकुरण को रोकता है। जैसे आपके कोई भी बीज हो गया, उस बीज में अंकुरण ना हो पाए, उसके अंकुर ना निकले, उसमें किसका रोल है, एब्सिसिक एसिड का रोल है। ठीक है, इसकी वजह से वो अंकुरित नहीं होता है। और अगर ऐसा हो जाए, मान लो किसान यहाँ से लेके जाए मंडी, 2 दिन बाद पहुंचे, मान लो दिल्ली लेके जाना है माल, अब वहां दिल्ली पहुंचा, वहां पर जब व्यापारी ने देखा, तो कहता ऐसा है, इसको ले जाइए अपने पास, अपने यहाँ वापस ले जाइए। क्यों, क्योंकि इसमें क्या निकल आए, अंकुर निकल आए, ये कैसा हो गया, इसमें पत्तियां निकल आई, या पौधा छोटा छोटा निकल आया, तो अब वो बेकार हो गया ना, वो किसी काम का तो रहा नहीं। इसलिए उस कंडीशन को रोकने में किस हार्मोन का रोल है, एब्सिसिक एसिड का। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। इस लाइन को हम इसलिए बार बार समझा रहे हैं क्योंकि मेन पॉइंट ये पूछा जाता है, अंकुरण को, बीजों में जो अंकुरण होता है उसको रोकने के लिए
कौन से हार्मोन्स का योगदान है, तो आप किसको टिक करोगे? एब्सिसिक एसिड को। क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए बोल रहे हैं कि सीधा-सीधा पूछ देता है, बीजों में जो अंकुरण होता है वो किसके कारण होता है या किसके कारण नहीं होता है? होने के कारण तो बहुत सारे हैं, किसके कारण नहीं होता है? जैसे आप लोग चना लेते हो, चने को आप लोग पानी में फुला देते हो, फुलाने के बाद में जब आप उसको निकाल के रख दो और 1-2 दिन में बाद देखो उसमें अंकुरित हो जाता है। इसके बाद में आप गेहूँ होता है, गेहूँ मतलब कोई भी बीज होता है उसको देखो छोटे-छोटे अंकुर निकल आते हैं। तो वो अंकुर निकलने का कारण क्या है? वो आप अलग-अलग जैसे आप खेत में रोपाई करते हो, खेत में रोपाई करने के बाद में क्या है? भाई आपने बीज खेत में डाल दिया, 2, 3, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद जब आप जाते हो वहाँ पे तो आप क्या देखते हो? क्या आप देखते हो उसमें छोटे-छोटे से कुछ निकल आए हैं। वो क्या कहलाते हैं? अंकुर कहलाते हैं। तो वो जो छोटे-छोटे अंकुर हैं, वो छोटे-छोटे पौधे हैं, वो ना बन पाएँ, तो वो किसका रोल है? एब्सिस। अब पॉइंट क्लियर हो गया? इतना समझा दिया? ठीक है, ज़रा नोट करो इसको। एक एक पॉइंट यहाँ पे भी लिख लो, चलो इसको पूरा ही खत्म करते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। पतझड़ करवाता है, पतझड़ करवाता है। इंग्लिश में क्या लिखोगे? लीफ डाउनफॉल, लीफ डाउनफॉल, लीफ डाउनफॉल कौन करवाएगा? वो भी कौन करवाता है? एब्सिसिक एसिड ही। तो जो पेड़ पौधों में जो पतझड़ होती है उसका भी उत्तरदायी कौन है? एब्सिसिक एसिड है, ये भी है। ठीक है, इतना नोट करो। नोट हो गया? हटा दें? अभी से बात ये आती हमने सारे के सारे हार्मोन्स करवा दिए। अब आप ये सोचो ये हार्मोन्स मिलते कैसे? तो ये हमको आसानी से फर्टिलाइज़र के रूप में मिल जाते हैं। तो हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, उर्वरक, उर्वरक के रूप में ये सारे के सारे हार्मोन्स हमको आसानी से मिल जाते हैं। अगर हम बात करें ऑक्सिन की, किसकी बात करें? ऑक्सिन की। मैंने ऑक्सिन आप लोगों को पढ़ाया था। तो अगर ऑक्सिन की बात करें तो ऑक्सिन को अगर हम 2 पार्ट में बाँट लें, ठीक है? तो एक हमारे पास होता है नेचुरल ऑक्सिन, नेचुरल ऑक्सिन। एक होता है हमारे पास आर्टिफिशियल ऑक्सीजन। इसका मतलब ये हुआ ये कृत्रिम ऑक्सीजन और ये हमारे पास प्राकृतिक। मैंने आपको उस दिन लिखाया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा कृत्रिम या आर्टिफिशियल ऑक्सीजन क्या है और नेचुरल ऑक्सीजन क्या है, तो मैंने एक नाम लिखाया था IAA। याद आ रहा है? IAA। तो मैंने इसका नाम बताया था इंडोल 3 एसिटिक एसिड, एसिटिक। ठीक है। तो अब ये हम इसलिए लिखवा रहे हैं, बाकी हमारा हम लोगों का हो गया क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इनका फुल फॉर्म पूछा गया है और इनका फुल फॉर्म के साथ साथ में इनका रासायनिक नाम भी पूछ लिया गया कि इनका नाम क्या होता है। एक ये IAA हो गया, फिर IBA, इसमें क्या हो जाएगा? इंडोल, इसको क्या बोलोगे? इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। ठीक, पॉइंट समझ गया? ठीक। अब जरा बात करते हैं ये तो हो गए हमारे कैसे? प्राकृतिक। इसको हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक। IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड प्राकृतिक ऑक्सीजन है। IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। जब इनकी प्राकृतिक की कमी हो जाती है तो हम किसका इस्तेमाल कर लेते हैं? हम आर्टिफिशियल का काम कर लेते हैं। इसके बाद सबसे पहले ये आता है, एक इसमें आता है NAA, NAA नेफ्थलीन, नेफ्थलीन।
एसिटिक एसिड। पूछा जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इसका नाम क्या है? तो क्या बोलोगे इसको आप लोग? नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। एक आता है 2,4-2,4-D। ठीक है, ये हमारे पास दो ऑक्सीजन ऐसे हैं 2,4-D। ये हमको उर्वरक के रूप में मिल जाते हैं सारे के सारे। कैसे किस रूप में मिलेंगे? ये जो भी है हमको ये सारे के सारे, अगर इसकी बात करें हम नेचुरल से लगा करके, तो जो हम लोग उर्वरक यूज करते हैं, उर्वरक के रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में हमारे पास होते हैं। हम मतलब फर्टिलाइजर या उर्वरक के रूप में हम इनको अपने पेड़ पौधों में या अपने खेतों वेतों में डालते रहते हैं। अच्छा एक चीज बताओ आप लोग, 2,4-D का नाम बता सकते हो कोई आप लोग? डाइक्लोरोफिनॉक्सी। नाम क्या होगा? डाइक्लोरोफिनॉक्सी। क्या बोलोगे इसको? डाई क्लोरो डाइक्लोरोफिनॉक्सी। फिनॉक्सी। डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लेना। कई बार इसका नाम पूछा गया है। 2,4-D लिख के आएगा। डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड इसका पूरा नाम है। ये सारा का सारा उर्वरक होता है, फर्टिलाइजर होता है। तो आज जो हमारी हार्मोन्स की क्लास है वो सारी की सारी खत्म होती है। इसके बाद में ये बॉटनी की हमारी पहली ही क्लास थी, मतलब एक तरीके से पहली क्या, हमारा एक बॉटनी का पहला टॉपिक था जिसमें हमने लोगों ने पहला चैप्टर था, इसको पाद ऑफ हार्मोन्स के नाम से पढ़ रहे थे। इसमें हमने पांचों के पांचों हार्मोन्स जो लिखाए थे वो, इसके साथ में जो दो हमारे सेकेंडरी हार्मोन्स थे उनको भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, थैंक यू।